लेकिन सतीश जी, ये ठीक है कि सारे लॉजिक ये कहते हैं कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। ये सारे उसके खिलाफ हैं सारी चीजें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी रिजीम कंप्रोमाइज भी है। एप्स्टीन फाइल्स हो या यहूदी लॉबी हो या मोसाद हो, ये तमाम चीजें, और इसी वजह से ट्रंप को खींच के लाने में सफल हो गया इसराइल ईरान पर हमले के लिए, और उसको कंटिन्यू भी करवा सकता है। और इस समय युद्ध से पीछे हटना अमेरिका और इसराइल के लिए कितना भारी है, ये भी कैलकुलेशन उनके वो कर रहे होंगे। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड इन्वेजन होने जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर ये चर्चा हो रही है और अगर होता है, तो ये अमेरिका को पिछले अनुभव जो है उसके आधार पर और कितना बड़ा झटका यहां भी मिल सकता है। जी, देखिए जितनी बातें होती हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई कई देशों के बीच में तनाव पैदा होते हैं, जो चीज़ें बाहर आती हैं, वो सब सच नहीं होती। वो पॉस्चरिंग का हिस्सा होती हैं, वो लीक्ड रिपोर्ट्स होती हैं, वो कई खेमे होते हैं अपनी रिपोर्ट सामने रखते हैं, देखिए इसका क्या असर होता है। तो कई सारी बातें सिर्फ इसलिए होती है कि हम और आप बात कर सकें। तो ये एक तरह ये बात इसी है कि हम और आपको बात करने का मौका मिलता है और चर्चा कर सकें। उससे बाकी चीज़ों को उससे क्या होता है, बाकी से बात नहीं होती। जब हम इसमें बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। एक आप कोई फैसला करेंगे तो हम फैसले छोड़ने पड़ते हैं। एक तो इसका मकसद ये होता है। अगर मान लीजिए कि अगर वो भी है तो उसकी वजह क्या है? उसकी अमेरिका में सारी बातें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू होती हैं। जब प्रेसिडेंट जॉनसन से कहा गया कि आप मत जाओ वियतनाम में, चले गए क्योंकि उनकी कंपल्शन थी। क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया की कांग्रेस ने पास कर दिया एक रूल, जिसके तहत जो भारत की जो जाति व्यवस्था के ऊपर एक कानून ऐसा बन गया कि जो उनके खिलाफ जो लोग नीची जातियों से आते हैं, उनके खिलाफ कोई बात हो गई तो उस पर दंड की प्रावधान बन गए। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा, बड़ी चर्चा हुई, कांग्रेस ने पास कर दिया, गवर्नर को साइन करना है, वो साइन कर देगा तो बिल लॉ बन जाएगा। इन्होंने ऐसा किया, उससे सिर्फ 1 मिनट बात की, उसको छोटी सी बात समझा दी, देखो मैंने सपोर्ट किया था बाइडेन को भी, तुमको भी सपोर्ट करूंगा प्रेसिडेंटशिप के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इतना ही काफी था। उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि आप कितना माहौल बना लीजिए, फैसले कहीं और होते हैं, किसी वजह से होते हैं। जॉनसन ने फैसले क्यों किए? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। ट्रंप के साथ ये है कि ट्रंप अपने फैसले कुछ अलग तरह से करता है। उसका ये है कि उस पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए। कोई और कह रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन करता किसी कहने से ही है। वो कहने वाले कौन है? उसके दो चार जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं, उससे अब चलता है। तो अब वो मुश्किल यहाँ है कि लॉबी भी है, कई सारे लॉबीज हैं, वो सारी बातें करती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया कहता है कि लड़ाई चलने दो, अंत तक चलने दो। सऊदी अरेबिया कह रहा है, गल्फ के देश कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है। जब सभी लोग ऐसा कह रहे हैं पूरे, तो उसको क्या मुश्किल है करेगा? उसका खर्चा $2 बिलियन रोज का है, या एक का है, या 1 से 2 के बीच का है। कम से कम एक तो है, अगर दो नहीं है तो। ईरान की जीडीपी कितनी है? करीब 500 बिलियन है। यानी कि एक साल अगर अमेरिका वहां रहता है तो ईरान की जीडीपी से ज्यादा खर्चा उसका लड़ाई में हो जाएगा, ईरान से लड़ाई में। पहले क्या हुआ था, जब वेस्ट एशिया की लड़ाई जब अफगानिस्तान इराक के साथ हुई थी, तब $6,000 बिलियन, उस जमाने में भारत की जीडीपी का 6 गुना उन्होंने खर्चा किया खाली मारने में। कितने मार पाए? बहुत नहीं, 10 लाख उन्होंने मार दिए। क्या उनको क्या फायदा हुआ? इराक कंट्रोल कर रहे हैं, इराक का सारा पैसा उनके हाथ में है। इराक का कितना पैसा था? 100-150 बिलियन। उसके लिए आप क्यों 6 ट्रिलियन खर्च करोगे? तो कई चीजें दे डोंट मेक सेंस। उनका मतलब कोई आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से किस तरह से मतलब नहीं है। उसके पीछे जो लोग पर्सोना ड्रामेटिक्स हैं, जो लोग जिनके पास फैसला करने की ताकत है, उनकी समझ या ना समझी कह लीजिए, वो भी शामिल हो जाती है। अब बात आई ईरान में ग्राउंड फोर्स रखने की। कोई स्ट्रैटेजी जो करता है वो नहीं बताएगा कि करना चाहिए। ईरान में ग्राउंड फोर्स का मतलब है हाई कॉस्ट हाई कैजुअलिटी। आपकी लागत नहीं बढ़ जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिर दलदल में फंस जाओगे आप। और दलदल से बचना चाहते हैं। और ईरान का क्या इरादा है कि दलदल को फंसा लो, फंस गए तो फिर वही फंसते जाएंगे, अपना बच जाएगा। अब बात आई 400 किलोग्राम जो इनके पास यूरेनियम एनरिच पड़ा हुआ है, वो निकालना कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है। उसके लिए अमेरिका कितने, उसको अगर करना भी चाहेगा तो जब तक ईरान को खत्म नहीं करता, इस खत्म यानी कि
यानी कि वहाँ कोई बचे ही नहीं। गाज़ा ईरान का गाज़ाकरण हो जाए तब बात अलग है। उसके बिना उसको निकालना मुश्किल है। वहाँ तक पहुँचोगे तो वो जो न्यूक्लियर चीज़ है वो अपने आप न्यूक्लियर वेस्ट बन जाएगी, उसकी जो प्रोलिफरेशन होगी तमाम वो बड़ी रिस्क है। तो यानी कि छोटी-मोटी बात नहीं है। अंत में जो बराक ओबामा ने किया वो ज़्यादा असर-आहिस्ता था। उसके साथ अच्छा एक एग्रीमेंट किया। सुना कई लोगों ने कहा है, टकर कार्लसन ने कहा है और मेहदी हसन ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है कि पहले खामेनेई ने कह दिया था, एक फतवा जारी किया था कि हम न्यूक्लियर अ, बॉम्ब नहीं बनाएँगे। उसकी अगर उन्होंने ऐसा कर दिया था, तो वहाँ पे फतवे का मतलब आप जानते हो, तो हो नहीं सकता था। लेकिन तैयारी हमारी हमेशा रहेगी कि हम ताकत एनर्जी की बात होनी चाहिए और तैयारी होनी चाहिए कि ये बात भी है, अगर ईरान छोड़ देता है न्यूक्लियर रास्ता, तो अमेरिका ने जो हालत की थी गद्दाफी की वो होगी, कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका का जो एक रुख रहा है वेस्ट एशिया के मामले में, वो काफ़ी इलॉजिकल सा हमेशा रहा है, हाँ, तेल लेकिन को सतीश लेकर के। जी एक लिमिटेड ऑपरेशन की बात भी की जा रही है, खाग आइलैंड पर कब्जा कर लें, होर्मुज पर किसी तरह से कुछ जी, अटैक जी। करके और वहां पर कब्जा कर लें। तो अगर सीमित हमला भी करेंगे, अगर जमीन पर अपने फौजी उतारेंगे, तो ये तो ईरान के लिए बड़ा आसान होगा उनको निपटाना। जैसा आपने कहा कि माइंस बिछी होंगी और अपना टेरेन है, वो एक-एक चीज से वाकिफ हैं, तो ये तो ईरान इसीलिए बोल रहा है वेलकम टू द हेल। दैट्स राइट। जहाँ पे 9 करोड़ लोग हैं, उनको आप अब वो ज़माना चला गया जब हमारे पास हथियार नहीं थे ब्रिटिश 1 लाख बरतानवी लोगों ने 35 करोड़ हिंदुस्तानी पे राज कर लिया। अब ऐसा नहीं होता। 9 करोड़ ईरानियों पे शासन करने के लिए या उनको मजबूर करने के लिए अमेरिका को करीब 5-10 लाख अपने लोग भेजने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने यूरोप में किया था। यूरोप में 3 मिलियन की कैजुअल्टी अमेरिकन्स की हुई थी। क्या अमेरिका उस हद तक तैयार है? उस हद तक तैयार कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये प्रिपेयर्डनेस की बात है। सवाल है कि ट्रंप कितने पागल बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं और एप्स्टीन का मुद्दा वो कैसे धीरे उनको देखिए, उनकी मजबूरी है कि एप्स्टीन के मुद्दे को दबाए रखें अगले चुनाव तक। उसके लिए जो भी करना है करते रहेंगे। उसमें एस्केलेशन कैसा होना चाहिए ये बात अलग है। तो ये बात देखिए परेशानी की बात ये है कि हम लोग सोचते हैं विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पागल बैठा है उसको विषय से कोई चिंता नहीं रहती है। वो तो अपने इमीडिएट चीज़ों को देख के आगे बढ़ रहा है। इसमें ना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से फ़ायदा होगा, ना मिलिट्री एनालिसिस से फ़ायदा होगा, ना जियोपॉलिटिक्स से फ़ायदा होगा सब समझने के कि ट्रम्प का दिमाग क्या कह रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के ऊपर चला गया है, कांग्रेस की उसने बिल्कुल अवहेलना कर दी है। तो इसमें समझने की बात है कि ट्रम्प को हम कैसे समझें और ट्रम्प का ये है कि वो कभी भी लंबी राय नहीं चाहता। वो चाहता है कि जहाँ जैसे वेनेजुएला का हुआ वैसा। लेकिन ईरान ने कह दिया कि मैं वेनेजुएला नहीं हूँ, वो नहीं कर पाओगे तुम। यहाँ आके कुछ लेके भाग जाओगे ऐसा नहीं हो पाएगा और हम तुमको अपनाने भी नहीं देंगे और हमारे यहाँ गुंजाइश बहुत कम है इसके बावजूद कि तुम्हारे यहाँ पहलवी कुछ बदतमीजियाँ कर रहा है, हमें बहुत कम गुंजाइश है कि तुम यहाँ आके पहलवी को ला पाओगे। तो यानी कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, देखिए अमेरिका में जो डायस्पोरा ईरान का है, वो इसके पीछे भी है। जो लोग खमेनी के या खुमैनी के जो विरोधी हैं, वो बहुत बड़े दोस्त बन गए अमेरिका के। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारे मुल्क पे ऐसा-ऐसा करो कि हमारी सरकार आ जाए। तो इसमें कई सारे जो इसमें समीकरण हैं, उनमें कई सारे वेरिएबल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इधर से उधर, अंत में एक आदमी उसका पागलपन तय करेगा कि कहाँ बातें आगे बढ़ेंगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.